दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ARO GS मॉक टेस्ट 79, जिसमें कि कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर ARO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट वाज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर? तो सबसे पहले आपको दिया है चानुदाड़ो, फिर रंगपुर, फिर कोटदीजी, फिर मोहनजोदाड़ो। आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर, ज्यादातर लोगों को पता होगा। जब हम बात करते हैं रंगपुर की, तो ये रंगपुर जो है ये गुजरात में है, ठीक है। और चानुदाड़ो, कोटदीजी और मोहनजोदाड़ो, ये तीनों साइट जो है वो आपके इंडस रिवर के पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। हम रंगपुर की बात करेंगे तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। इसकी खुदाई किसने की थी? ये देख लीजिए, रंगनाथ राव द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है ये प्रश्न कि ये हड़प्पा साइट किसके द्वारा खोदी गई थी या किसके द्वारा खोजी गई थी, दोनों तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग एक बार नाम देख लीजिएगा। जब हम सिंधु नदी के तट की बात करते हैं तो यहाँ पर चानुदाड़ो, कोटदीजी और मोहनजोदाड़ो स्थित है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, रंगपुर मदान नदी के तट पर है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। रंगपुर किस नदी के तट पर है? मदान। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तो उत्तरापथ की राजधानी मौर्य समाज में कौन सी थी, साम्राज्य में कौन सी थी? तो वो थी तक्षशिला। ए आपका सही उत्तर है। सेकंड का ए आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, जब भी हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेनली हम कुछ प्रोविंस के नाम को डिस्कस करते हैं और उनके कैपिटल को डिस्कस करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। आपको जैसे पढ़ना है आप उस माध्यम में पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब भी हम उत्तरापथ की बात करते हैं तो उत्तरापथ जो था वो नॉर्दर्न, उसमें उत्तर में आपका ये प्रोविंस था, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तक्षशिला थी। क्लास सुमेलित करने को पेपर में प्रश्न पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती की बात करेंगे तो अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, ठीक है। प्राची की बात करेंगे तो प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, दक्षिणापथ की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वो क्या थी? सुवर्णगिरी थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रोविंस के नाम और उनके कैपिटल, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को अब हम देखेंगे, तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस सल्तनत शासक ने मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया है अलाउद्दीन महसूर शाह ने, बलबन ने, अलाउद्दीन आलम शाह ने, और लास्ट में आपको दिया है इल्तुतमिश ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डी, ठीक है। थर्ड का डी जो है वो सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया है कि तबकाते नासिरी किसकी रचना है? तो क्या पूछा गया है? तबकाते नासिरी जो है वो किसकी रचना है? तो आप याद रखेंगे मिन्हाजुद्दीन सिराज की रचना है तबकाते नासिरी। ये पूछा गया प्रश्न है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में खेती में लगे कृषक मजदूर को क्या क्या कहलाते थे वो, ठीक है। जो आपके एग्रीकल्चरल
लेबरर्स होते थे उनको किस टर्म से विजयनगर अंपायर में जाना जाता था? तो सबसे पहले आपको दिया गया उम्बली, ठीक है, फिर कुडडिगी, फिर कणिकम, फिर कुंदी। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है बताइए? फोर्थ का डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, फोर्थ का डी सही उत्तर है। अब हम एक एक शब्दों को देख लेते हैं। जब भी हम कुंदी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जो कृषक मजदूर है उनके लिए विजयनगर साम्राज्य में जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो था कुंदी, ठीक है। जब उम्बली की बात करेंगे तो ये ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि जो होती थी उनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता था? उम्बली। समझ में आ रहा है? और कुडडगी की अगर हम बात करेंगे तो ब्राह्मणों को, भू स्वामियों को और मंदिर की वह भूमि थी जिसे पट्टे पर दिया जाता था। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि लगान मुक्त भूमि को हम क्या कहते थे? उम्बली कहते थे, ठीक है, और पट्टे पर दिए गई भूमि को क्या कहते थे? कुडडगी कहते थे, ठीक है। और कणिकम की अगर हम बात करें तो लेखा अधिकारी जो हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य में उनके लिए कणिकम यूज किया जाता था। ये ऑफिसर हुआ करते थे, लेखा अधिकारी हुआ करते थे। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। आप क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में अब बन रहे हैं। तो हमने 4-5 शब्दों को डिस्कस किया, ऐसे हम आने वाले टेस्ट में और शब्दों को डिस्कस करेंगे। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि हमने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड इस तरीके के प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है, वैदिक पीरियड से भी रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया है, जिसमें इस शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अब पेपर से पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए, किस मुगल कालीन महिला ने दिल्ली में बेतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो बेतुल उल उलूम ये लाइब्रेरी थी। तो इस लाइब्रेरी का एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, इसकी नींव किसने रखी थी? तो यहाँ पर देखिए गुलबदन बेगम, ठीक है, जेबुनिसा, नूरजहां, फिर असमत बेगम। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जेबुनिसा। जेबुनिसा जो थी वो औरंगजेब की बेटी थी और उसने बेतुल उल उलूम नामक लाइब्रेरी की एस्टैब्लिशमेंट की थी, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, स्थापना की थी। तो फिफ्थ का बी आपका जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भेरावल की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुई थी? तो ट्रिटी ऑफ भेरावल की बात किया गया है। तो ट्रिटी ऑफ भेरावल कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। तो जो ट्रिटी ऑफ भेरावल था ये आपका प्रथम आंग्ला सिख युद्ध में हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। और आपको पता होना चाहिए कि जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी तो उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, ये याद रखिएगा, पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। भेरावल की संधि मैंने आपको बता दिया, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध जो कि 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया। 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, लॉर्ड डेलहाउजी की व्यापकगत या हड़प की नीति के तहत नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू नागपुर का विलय कब हुआ था, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया है वो उस तरीके से इस प्रश्न को समझिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर नागपुर को कब मिलाया गया था ये पूछा गया है, 1854, 1853, 1850, 1849। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? 1850, 1850 में। सेवेंथ प्रश्न को अब हम देखते हैं, लॉर्ड डेलहाउजी की हड़प की नीति के तहत नागपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है जब भी हम लॉर्ड डेलहाउजी की बात करते हैं तो डेलहाउजी की एक पॉलिसी थी जिसको कि क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पेपर में कई बार डायरेक्टली यही पूछ लेता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसकी पॉलिसी थी? तो वो डेलहाउजी की पॉलिसी थी। तो इस पॉलिसी के थ्रू उसने कई राज्यों को
उसमें मिलाया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नागपुर का विलय कब हुआ था। ठीक है, तो 1854, 1853, 1850, 1849। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, 1854 में नागपुर का विलय हुआ था। क्लास, अगर आपसे पूछेगा कि इस नीति के थ्रू सबसे पहला आपका राज कौन था जिसका कि विलय हुआ था, तो आप याद रखेंगे सतारा का। और सतारा का विलय कब हुआ था, 1848 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ राज दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। पेपर में डायरेक्ट भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा राज किस समय किस ईयर में उनका विलय हुआ, या फिर आपसे बोल सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं जो इसके पहले आपसे पूछे गए प्रश्न है, वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया था अरेंज करने को। तो जैसे सतारा, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, ठीक है, नागपुर, करौली, अवध। ये याद रखिएगा, अवध कब मिला था, 1856 में मिला था, झांसी 1853 में और सतारा 1848 में। तो ये सीक्वेंस आप प्लीज याद रखिएगा क्लास कि सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, ठीक है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध। क्योंकि ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न जब पेपर में आप गलत करके आते हैं तो बहुत दुख होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा और इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि पूछा जाता है। चलिए 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा रिंग फेंस नीति कब से कब तक लागू की गई थी? तो रिंग फेंस नीति आपकी कब से कब तक लागू की गई? 1765 से 1813 तक। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है, 1765 से 1813 तक। एक पेपर में प्रश्न और पूछता है कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो आप याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। क्या याद रखेंगे? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लाई गई थी। पेपर में ये पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूं, नाम याद रखिएगा। अगर रिंग फेंस पॉलिसी की बात करेंगे तो किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। इसमें मेनली क्या होता था, इस नीति के तहत क्या होता था, जिन क्षेत्रों को अंग्रेजी कंपनी अपनी सेना देती थी उन्हीं क्षेत्रों को अंग्रेजी सेना का खर्च उठाना पड़ता था। मतलब जैसे कोई राज है और किसी राज्य के साथ अंग्रेजों ने रिंग फेंस पॉलिसी आपकी की, तो यहाँ पर क्या होता था कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको अपनी सेना देंगे, मतलब आपका प्रोटेक्शन करेंगे। जो अगल बगल के आपके दुश्मन हैं, जो दुश्मन राज्य हैं आपके, उनसे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि अब हम आपको आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स होंगे, जो भी होंगे, उनका पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये देख लीजिए, रिंग फेंस मतलब वही होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे लेकिन खर्चा आपको उठाना है। यह नीति वर्ष 1765 से 1813 तक लागू रही। इस नीति के तहत जिन क्षेत्रों को अंग्रेजी कंपनी अपनी सेना देती थी उन्हीं क्षेत्रों को अंग्रेजी सेना का खर्च उठाना पड़ता था। और किसके द्वारा ये स्टैब्लिश की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। याद रखिएगा। चलिए 9th प्रश्न को अब हम देखते हैं। 9th प्रश्न क्या है? कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था ये बोला गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1888 दिया है, फिर 1923 दिया है, 1905 दिया है, 1925 दिया है। अब क्लास, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि स्टार्टिंग के आईएनसी के सेशन आप कैसे याद कर सकते हैं। बक नई से, ठीक है। तो आप सभी को पता है 85 में बॉम्बे में, फिर कोलकाता में, ठीक है, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में। तो 1888 में कहां पर हुआ है बताइए? इलाहाबाद में हुआ है, ठीक है। 905 आपको याद होगा कि 905 में क्या हो रहा है? बंगाल का विभाजन हो रहा है। तो इस समय कहां पर हुआ है? बनारस में हुआ है, ठीक है। 1923 वाला जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। क्यों? 1923 वाला जो है ये आपका दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा 1923 वाला। देखिए बी आपका सही उत्तर है और अब्दुल कलाम आजाद ने इसको प्रिसाइड किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1905 वाला जो अधिवेशन है वो बनारस में हुआ है। अच्छा, 1925 वाला कहाँ हुआ है? ये कानपुर में हुआ है, ठीक है। ये भी चीज याद रखिएगा। और अगर 1924 वाले की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 वाला सेशन आपका बेलगांव में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। बेलगांव के लिए ये 1924 वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा सा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। यहाँ पर 1923 वाला जो सेशन है वो कहाँ हुआ है? मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में आयोजित हुआ है और उसको प्रिसाइड किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने।
10वें को हम डिस्कस करते हैं। 10वें प्रश्न को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी ये पूछा गया है। सबसे पहले शिमला सम्मेलन दिया है, फिर डायरेक्ट एक्शन डे दिया है, वेबल योजना दिया गया है और अगस्त प्रस्ताव दिया है। आप सभी को पता है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ये आपका उस समय है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और अंग्रेज चाहते हैं कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करे और उनकी तरफ से लड़े। लेकिन अब भारतीयों को पता था कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, उनके तरफ से लड़े थे, लेकिन इन लोग ने भारत में आके रॉलेट एक्ट लगा दिया और जलियांवाला बाग जैसा कांड हो गया। तो हम इनको कितना भी सपोर्ट करेंगे लेकिन ये हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि भारत उनको सपोर्ट करेगा। और जो कांग्रेस के लीडर थे वो लोग बहुत खफा हो गए कि अरे ये कौन सी बात है, हम लार्जेस्ट पार्टी हैं यहाँ पे, एटलीस्ट आपको हमसे पूछना चाहिए था कि भारत पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पे एक खींचातनी चल रही थी और खींचातनी को कम करने के लिए प्रपोजल लाती है, जिसको कि अगस्त प्रपोजल कहते हैं। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। तो ये आपका 1940 का समय चल रहा है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे आखिरी में आपका डायरेक्ट एक्शन प्लान आता है, बी आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं। शिमला सम्मेलन की बात करेंगे तो ये 1945 में आपका आयोजित हुआ है। इसी तरीके से वेवल प्लान की जब हम बात करते हैं तो सीआर फॉर्मूला याद रखिए 1944 में आया है, उसके बाद आपका वेवल प्लान आया है, ठीक है। और वेवल प्लान आया है, उसके बाद आपका यहीं पे फिर आपका क्या है, शिमला सम्मेलन भी हुआ है 1945 में। और 1946 में आपका डायरेक्ट एक्शन डे आया है, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा, जो कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 को मुस्लिम द्वारा शुरू किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे स्टोरी की तरीके से समझेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। मैंने आपको बोला था कि जब चीजों को बहुत प्रेशर में नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब प्रेशर में नहीं याद करने की कोशिश करेंगे कि ईयर याद रखना, तो चीजें याद रहेगी स्टोरी के फॉर्म में। मूवी कभी भूलते हो, कोई मूवी देख के आते हो तो भूलते हो, कभी नहीं भूलते। ऐसे ये भी नहीं भूलोगे जब एक सीक्वेंस में चीजों को याद रखोगे, ठीक है, कि क्या अभी कौन सा समय चल रहा है, 1940 का समय चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को समझोगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, बोल दिया गया कि भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे कांग्रेस कहती है आपने मुझसे बिना पूछे कैसे पार्टिसिपेट करने को बोल दिया, ठीक है। आपको पता है 1936 में एक इलेक्शन हुआ है जिसमें कि कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी की तरह, मेजोरिटी पार्टी की तरह उभर के आई है और ये 1940 वाला समय आ गया है। अब यहीं पे अगस्त ऑफर देंगे, जब लोग कहेंगे हम अगस्त ऑफर को नहीं मानते तो कहेंगे उनको क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल देंगे कि ले लो, तो उसको क्या कहेंगे, महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक। भाई अब इसमें बार बार डोमिनियन स्टेटस देने की बात तुम लोग कर रहे हो अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन में, और अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब तो हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब वो डोमिनियन स्टेटस गया, कब चला गया था बताओ, जब 1928 में हमने नेहरू रिपोर्ट में आखिरी बार आपसे बोला था कि दे दो डोमिनियन स्टेटस, तब आपने नहीं माना। तब आप साइमन कमीशन लेके आए जिसमें कि भारत का एक भी मेंबर नहीं शामिल किया आपने, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराने लगे कि नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन को बैठ कर डिस्कस करते। अब कुछ नहीं, अब सीधे पूर्ण स्वराज। तो इस तरीके से चीजों को समझोगे, याद करोगे तो याद रहेगा। चलो 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो कोर सेक्टर में कौन सा शामिल नहीं है? रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, सीमेंट उत्पाद या परिवहन। तो यहाँ पर कोर इंडस्ट्री में आपका परिवहन, ट्रांसपोर्ट नहीं शामिल है, ठीक है। 11th का डी आपका सही उत्तर है। देखिए कोर क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें कोयला, कच्चा तेल, ठीक है, जिसको कि क्रूड ऑयल कहते हैं, प्राकृतिक गैस जिसको कि नेचुरल गैस कहते हैं, रिफाइनरीज, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्शन, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, इस्पात मतलब स्टील, सीमेंट और बिजली को शामिल किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। और इसमें अगर आपसे ये पूछे कि इन सब में सबसे अधिक भारांश किसका है, ठीक है, सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आप याद रखेंगे रिफाइनरी उत्पाद का, ठीक है। और सबसे कम किसका है? उर्वरक का, फर्टिलाइजर का। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है ये, कि सबसे ज्यादा भारांश किसका है और सबसे कम भारांश किसका है, तो याद रखिएगा इसको। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? एसएफबी बैंक की बात की गई है और किसके सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी बताइए?
सबसे पहले अजय रस्तोगी समिति दिया है, फिर आर सुब्रमण्यम समिति दिया है, के झुनझुनवाला समिति दिया है, नचिकेत समिति दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? नचिकेत समिति के रिकमेंडेशन में स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये डी आपका सही उत्तर है, डी। ठीक है, इस प्रश्न का 12वें का सही उत्तर क्या है? डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। देश में सीमांत स्थायी सुविधा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत भारत में कब की गई थी? ये प्रश्न पूछा है। ठीक, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत भारत में 2011 में की गई थी। सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैंकों को ऋण की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत किसी बैंक को यदि कुछ घंटे के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तो वह यह ऋण आरबीआई से अल्पकालीन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कभी इमरजेंसी में अगर बैंकों के पास पैसे की डेफिशिएंसी रही, मतलब डेफिसिट रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो आरबीआई से ऋण ले सकता है। यहाँ पर लिखा भी है, तो इसको आप पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14 प्रश्न। एशियाई क्लियरिंग यूनियन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, मनीला में, तेहरान में या फिर टोक्यो में? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तेहरान में। सी आपका सही उत्तर है। 14 का सी जो है वो सही उत्तर है। एशिया क्लियरिंग यूनियन की अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1974 में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? तेहरान में है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। 15 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर मुद्रास्फीति का प्रभाव सकारात्मक होता है? तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इफेक्ट किस पे पड़ेगा? पब्लिक सेविंग पे, इंडेप्ट पे, डिबेंचर पे या फिक्स्ड इनकम ग्रुप पे? अब आपको पता है जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं, तो इसका मतलब जो वैल्यू है पैसे का, जो वैल्यू है वो आपका समय के साथ घट रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोग ने अक्सर बोलते हुए अपने पेरेंट्स को सुना होगा कि हम 1 रुपए में शर्ट भी खरीद लेते थे, पैंट भी खरीद लेते थे, स्वेटर भी खरीद लेते थे, लेकिन आज 1 रुपए में आप एक टॉफी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 रुपए की जो वैल्यू थी एक समय में, ये एक स्वेटर, एक जीन्स, शर्ट सबके बराबर थी, लेकिन आज ये एक छोटी सी टॉफी के बराबर भी नहीं है। तो समय के साथ जो पैसे की, जो करेंसी की वैल्यू थी वो आपकी घट गई। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे वो किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को लेते हैं, वो कहते हैं मैम पहले जो प्याज थी वो 10 रुपए की मिलती थी, अब प्याज 20 रुपए की मिलती है, मतलब इन्फ्लेशन आ गया, मुद्रास्फीति आ गई। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट की बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट्स की बात की जाती है। ये बात समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि आज प्याज महंगी है कल सस्ती है, तो ये नहीं, बहुत ढेर सारे सामान की बात की जाती है और समय के साथ देखा जाता है कि वैल्यू जो करेंसी की है वो किस तरीके से घट रही है। तो यहाँ पर अब आप सोचो, किसी ने पब्लिक सेविंग की है, अब आपके पास सेविंग है, आपने 100 रुपए आपके पिताजी ने आपके लिए सेव करके रखे थे। आप सोचो जब आपके पिताजी ने ये 100 रुपए रखे थे आपके लिए बचा के, तो उस समय वो 100 रुपए का गोल्ड खरीद सकते थे, लेकिन आज इन्फ्लेशन के बाद आप इसी 100 रुपए को उठाओगे तो आप इससे क्या गोल्ड खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। तो समय के साथ आपने जो सेविंग की थी, जो पैसे बचा कर, उसकी वैल्यू तो घट गई। समझ में आया? तो इनको तो नहीं फायदा होगा। अब यहाँ पे डिबेंचर की बात की गई है, इनको भी नहीं फायदा होगा। डिबेंचर को कैसे फायदा होगा बताइए? नहीं फायदा होगा, लेकिन फायदा किसको होगा? ऋणी को फायदा होगा। क्यों ऋणी को फायदा होगा? अब किसी ने आपके पिताजी से उस समय 100 रुपए लिए थे, जब 100 रुपए का आप गोल्ड खरीद सकते थे, और आज वो आपको वो 100 रुपए ला के दे रहे, लो भाई 100 ही रुपए तो है, क्या करना है। तो किसको फायदा हुआ? जिसने ऋण लिया था उसको फायदा हुआ। अगर इन्फ्लेशन आया, जो वैल्यू थी करेंसी की वो आपकी घट गई, तो आज जिसने ऋण लिया था उसके लिए आसान हो गया ना कि ये ले लो 100 रुपए, आज 100 रुपए की क्या कीमत है, जाओ ले जाओ। जिस समय तुम्हारे पिताजी से लिए थे उस समय 100 रुपए का हम 1 तोला सोना खरीद सकते थे। तो इस तरीके से समझेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, 16 प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर की बात की गई है, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये पेपर में पूछा है। उसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, रैपटिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, या फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, उसको हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर तुम लोग देख लो कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर कोर दिख रहा है आपको, ठीक है। कोर के ऊपर क्या है, मेंटल है, ठीक है। और मेंटल के ऊपर क्या होता है बताइए, क्रस्ट है। ये मैंने डिस्कस किया है आपसे। अब क्रस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। इसी तरीके से मेंटल को भी दो तरीके से, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका इसी तरीके से कोर को हम क्या कहते हैं, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। अब आउटर कोर और इनर कोर मैंने आपको बताया है क्लास, कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी है, ठीक है। हमने इतने पोर्शन को लिया है, सबसे बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है इसको हम मेंटल कहते हैं, और सबसे ऊपर वाला जो कोर वो होता है सरफेस, उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, असंगतता है, उसको लेहमैन कहते हैं। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो है वो गुटेनबर्ग है, ठीक है। फिर अपर और लोअर मेंटल के बीच में रैपटिक। मोहरोविक की बात करेंगे तो अपर और लोअर मेंटल के बीच में, और कोनार्ड की बात करेंगे तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। तो ये आप याद रखिएगा, CMRGL ऐसे करके याद रखोगे तो याद रहेगा। और आपको पता है कोर, मेंटल, क्रस्ट कैसे होता है। तो इस तरीके से ये पेपर में प्रश्न पूछता है, ठीक है। बहुत सालों से पूछा नहीं है तो हो सकता है इस बार पूछ ले, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 17 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो कौन सी टोपोग्राफी आपकी ग्लेशियर द्वारा निर्मित नहीं है? यहाँ पे सर्क दिया है, युवाला दिया है, टॉन दिया है, नुनाटक दिया है। तो यहाँ पे जब भी हम युवाला की बात करेंगे तो ये ग्लेशियर द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। 17 का बी जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए जब भी युवाला की बात करेंगे तो ये भूमिगत जल जो ग्राउंड वाटर होता है उसके द्वारा निर्मित ये एक टोपोग्राफी होती है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्लास देखिए, ग्लेशियर द्वारा निर्मित जो आपकी टोपोग्राफी है, अब इस फिगर के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है, दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके का जो है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का गड्ढा है, बीच में पानी है तो इसको तांड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पीक टाइप का है, इसको पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के पैसेजेस हैं आपके, इसको सर्क्यूज बोलते हैं, और ये पैटरनॉस्टर लेक इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट टोपोग्राफी जो कि ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिरक्को स्थानीय पवन को ट्यूनेशिया में क्या कहा जाता है? ट्यूनेशिया में सिरक्को को क्या कहा जाता है? लोकल विंड को चिली कहा जाता है, गिबली कहा जाता है, खमसिन कहा जाता है कि लेबेक कहा जाता है? तो 18 का जो आपका सही उत्तर है वो है ए, इसको चिली कहा जाता है, ठीक है। ट्यूनेशिया में इसको चिली कहा जाता है। सिरक्को जो है वो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली आपकी गर्म सूक्ष्म मतलब ड्राई हॉट विंड है, ठीक है, पवन है। इसे खमसिन मिस्र में कहा जाता है, पेपर में याद रखिएगा। खमसिन कहाँ लोकल विंड है आपकी, ये मिस्र में है, इजिप्ट में है। गिबली की बात करेंगे, गिबली कहाँ है, तो ये आपकी लीबिया में है, सब याद रखिएगा। चिली ट्यूनेशिया में कहा जाता है, और सिरक्को आपका इटली में कहा जाता है, और लेबेक स्पेन में कहा जाता है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने आपको बताया, खमसिन इजिप्ट, गिबली लीबिया, चिली ट्यूनेशिया, ठीक है, सिरक्को इटली और लेबेक स्पेन, याद रखिएगा। और ये सब आपकी क्या है, हॉट ड्राई विंड है। यहाँ पर क्लास देख लीजिए कुछ और लोकल विंड्स के नाम। चीनूक, पेपर में कई बार पूछा जाता है चीनूक कहाँ फ्लो करती है, तो ये रॉकी माउंटेन में फ्लो करती है। ये आपकी एक हॉट ड्राई विंड है, ठीक है। और रॉकी माउंटेन आपका कहाँ है, यूएसए में है, याद रखिएगा। फोन की बात करें तो ये भी आपका आल्प्स में फ्लो करती है, ठीक है। खमसिन की बात करें तो ये आपकी इजिप्ट में, अभी हमने देखा। सिरक्को की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है सहारा टू मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में ये आपकी फ्लो करती है। और इधर देखिए मैंने आपको बताया था सिरक्को का अगर एग्जैक्ट प्लेस आपकी पूछेगा तो आप इटली याद रखेंगे, ठीक है। सोलानो की बात करेंगे तो ये सहारा टू इबेरियन पेनिसुला में।
हार्मेटॉन की बात करेंगे तो वेस्ट अफ्रीका में। बोरा आपका एक कोल्ड विंड है जो कि इटली में फ्लो करती है। मिस्रल की बात करेंगे तो फ्रांस में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। पुनास की बात करेंगे एंडीज माउंटेन में। ब्लिजार्ड की बात करेंगे तो टुंड्रा रीजन में। पुर्गा की बात करेंगे तो रशिया में। इसी तरीके से लेवेंटर की बात करेंगे, पूछा गया प्रश्न है स्पेन में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। सेंटा आना साउथ कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैराबुरुन सेंट्रल एशिया में। कालीमा जो है वो आपका सहारा एरिया में, कैनरी आइलैंड में, ठीक है। यहां पर मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए क्लास। चलिए 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। पूर्णागिरि है, कुद्रेमुख है, कालसुबाई है या फिर सोनगिरी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है 19 का, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्री आपकी कालसुबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, जब भी हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, इधर वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट को दो पार्ट्स में आपके डिवाइड किया जाता है, एक नॉर्थ सह्याद्री और एक आपकी दक्षिण सह्याद्री, जिसको कि हम बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री और फिर दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की बात करेंगे तो उत्तरी सह्याद्री जो है ये आपकी बेसाल्टिक लावा, बेसाल्ट लावा से मिलकर बनी है, ठीक है। बेसाल्ट लावा से, याद रखिएगा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। और जब हम बात करते हैं दक्षिण की, साउथ की, तो ये आपके ग्रेनाइट से मिलकर बनी है। तो डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री बेसाल्ट लावा से मिलकर बनी है, ठीक है। लावा से दो ब्लैक सॉइल आपके मिलेंगे, ठीक है। और दक्षिण सह्याद्री आपके ग्रेनाइट से बनी हुई है। उत्तरी सह्याद्री की, नॉर्थ की अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है, अभी मैंने आपको बताया कालसुबाई है, ठीक है। और दक्षिण की पूछेगी तो आप याद रखेंगे कुद्रेमुख, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। सोनाई उड़ीसा में है, एकदम सही है। चित्तलदुर्ग कर्नाटक में है, एकदम सही है। पंचमहल गुजरात में है, एकदम सही है। चांदा जो है आपको मध्य प्रदेश दिया है, ये गलत है। चांदा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 21वें प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस भाग से है। तो यूनियन गवर्नमेंट की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में की गई है, बताइए। भाग 5 में, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। 21 का डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में असत्य है, ठीक है। जोनल काउंसिल की बात की गई। सबसे पहले इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है और उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद के अधीन आता है। अब क्लास एक चीज याद रखिएगा, यहां पर ये एक चीज संविधिक है, यहाँ पे संविधानिक नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब भी हम जोनल काउंसिल की बात करते हैं ना, तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा नहीं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिसको कहते हैं। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जोनल काउंसिल का आपका निर्माण होता है, ठीक है। निर्माण हुआ जोनल काउंसिल का। और यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो कौन होता है, वो होम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश आपका सेंट्रल उसमें आता है जोनल काउंसिल में, ये सही है। यहाँ पर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के थ्रू हुआ, जो मैंने आपको बताया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। कहीं भी आपने संविधान में जोनल काउंसिल से रिलेटेड कोई आर्टिकल देखा है, नहीं देखा है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, ठीक है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य आपके शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। वहां पे जो क्वेश्चन आपका बना है वो थोड़ा सा गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। बस आप ये याद रखिएगा, जोनल काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बना 1956 में। इसको प्रिसाइड कौन करता है, होम मिनिस्टर करता है, ठीक है।
और ये आपका संवैधानिक नहीं है, ठीक है, स्टैट्यूटरी है। चलिए हम लोग 23वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया? तो किसे सचिव नियुक्त किया गया? यहां पर देखते हैं HB आयंगर को। ए आपका सही उत्तर है, 23वें का ए सही उत्तर है। 24वें प्रश्न को देखते हैं। मिनर्वा मिल्स वाद पर निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय 1980 में दिया गया था। 24 का बी आपका सही है। देखिए मिनर्वा मिल्स वाद पर वर्ष 1980 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संतुलन को अनिवार्य बताया। आप सभी को पता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि संसद की सीमित संशोधन की शक्ति बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का एक हिस्सा है, ठीक है। 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य के अधीन सिविल हैसियत में कार्यरत व्यक्तियों के पदच्युत करने, पदावनत करने और पद से हटाए जाने से संबंधित है? तो यहाँ पे डिसमिल, डिमोशन और रिमूवल ऑफ पर्सन की बात की गई है, जो कि आपके यूनियन या स्टेट कमीशन में है। तो 312, 300, 320, 311 और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी है, 311। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसी विलयन की लवणता को मापने का यंत्र कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट जिससे कि सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन मेजर होता है। आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या होगा? सेलिनोमीटर, ठीक है, सेलिनोमीटर। ए आपका सही उत्तर है। 27वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। एक्सेलरेशन की त्वरण की जो यूनिट है वो आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग जो है वो सदिश राशि है, सही है, पहला भी सही है। पृथ्वी तल पर गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, जी की बात की है, वो सबसे कम इक्वेटर पे होता है, ठीक है। ठीक है, यहां पर जो आपका गलत है वो आपका सी है। यहां पर देख लीजिए, वस्तु के द्रव्यमान और उसके घनत्व में सीधा संबंध होता है। वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व भी अधिक होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होता है उसका घनत्व उतना ही होता है। इसके अतिरिक्त शेष सभी कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। 28 प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें से कैल्शियम का अयस्क कौन सा नहीं है? कैल्शियम का ओर कौन सा नहीं है? लाइमस्टोन है, कैल्साइट है, फ्लोरोस्फार है। केजेराइट जो है ये आपका नहीं है। केजेराइट किसका है बताइए? मैग्नीशियम का है शायद, हाँ मैग्नीशियम का है ये, ठीक है। 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहां पर आपको एक कथन असत्य दिया है और यहां पर फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी दिया है, फादर ऑफ मेडिसिन दिया है, रेडिएशन जेनेटिक्स दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी आपका सही उत्तर है। फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स की जब हम बात करेंगे तो H.J. मूलर इसके फादर जाने जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मेन उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है बताइए? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। 30 का डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर करता है, महराजगंज करता है, लखीमपुर करता है, गोरखपुर नहीं करता है। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। थोड़ा जल्दी सेशन को ऑफ कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा तबियत नहीं ठीक लग रही है। तो आज के सेशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और प्रश्नों के साथ, ठीक है। और कोई भी डिफिकल्टी होती है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लिया करिए। नेक्स्ट क्लास में उस डिफिकल्टी को हम लोग मतलब उस चीज को, उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।